महेश राठौर ने गहरी आंख भरते हुए कहा। उसे ध्यान से देखने पर वो पहले से भी ज्यादा शांत नजर आया और उसकी आंखों में भी उदासी साफ नजर आ रही थी। आशा करता हूं वो इन सबको ज्यादा सीरियस नहीं लेगा और जल्द ही नॉर्मल हो जाएगा। विराट ने मन ही मन कहा, मुझे डर है कि अब बहुत देर हो चुकी है। सब सोच रहे थे कि भला उसने अपने भतीजे के अंदर आए बदलाव को सबसे पहले महसूस कर लिया था, लेकिन उसे इसमें कोई भी बात गलत नजर नहीं आई थी, क्योंकि अगर आर्य पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो वो खुद पर और अपने परिवार पर आने वाले खतरों का सामना कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ आर्य अपने घर के आंगन में आ चुका था। आंगन में लगी सुंदर लाइटिंग और तरह तरह के खुशबूदार फूलों को देखकर वो जैसे अपने बचपन में लौट गया हो। अभी जो भी उथल पुथल उसके जीवन में हो रही थी, उससे वो ये भूल ही गया था कि उसके आंगन का नजारा और वहां की शांति इतनी अनोखी हो सकती है। जैसे ही आर्य आंगन की तरफ बढ़ने लगा, किसी ने खुशी से उसका स्वागत किया। छोटे मालिक, आप लौट आए। आवाज सुनते ही आर्य ने अपने चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट को रोक दिया, जो शायद उसके अंदर की खुशी को जाहिर कर सकती थी। इसलिए अपने चेहरे पर सख्ती बरकरार रखते हुए वो आंगन की तरफ बढ़ गया। अभी आर्य नहाने और आराम करने की जल्दी में नहीं था। अभी उसे बड़े फैसले लेने थे, इसलिए वो आंगन में लगे झूले पर जाकर बैठ गया और गुस्से से बोला, मुझे शोंटी और मोंटी चाहिए अभी, इसी वक्त। उन दोनों को यहां अभी बुलाकर लाओ। अपनी बात कहते हुए आर्य के एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदले और वो गुस्से में ही रहा। उस आदमी ने कहा, जी अभी लेकर आया। इतना कहकर वो आदमी दोनों को बुलाने चला गया। जब बंटी हॉल की तरफ से बाहर आया, तब गार्डन में सारे नौकरों ने उसे घेर लिया और उससे वो पूछने लगे, छोटे मालिक को क्या हुआ है? उनका चेहरा इतना डरावना क्यों लग रहा है? बंटी राठौड़ परिवार का सबसे खास स्टाफ था। वो वहां का सबसे पुराना, सबसे समझदार और आर्य के सबसे करीबी भी था। बस इतना ही नहीं, वो राठौड़ परिवार के सारे स्टाफ का इंचार्ज भी था। इसलिए बंटी, जो अभी अभी बाहर था, उसे राठौड़ परिवार के सारे स्टाफ से हर मामले में ज्यादा जानकारी होती थी। वो बहुत वफादार भी था, इसलिए उससे कोई बात निकलवाना इतना आसान नहीं था। बंटी ने बाहर खड़े एक स्टाफ से कहा, जाओ शोंटी और मोंटी को बुला लाओ। मैंने जितना कहा है उतना करो। और इससे पहले कि वो कोई सवाल कर पाता, उसने पहले से ही उसे डांट कर चुप करा दिया और काम पर ध्यान देने के लिए कहा। जब दूसरे स्टाफ ने सुना कि किस तरीके से बंटी ने गुस्से में मोंटी और शोंटी को बुलाने के लिए कहा है, तो वो लोग समझ गए कि जरूर वहां पर कुछ गड़बड़ था। उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो अब बंटी से कोई सवाल कर सके, इसलिए वो लोग चुपचाप अपनी गर्दन झुकाकर इंतजार कर रहे थे कि कब मोंटी और शोंटी वहां आए, ताकि उनको पता चल सके कि आखिर मामला क्या था और छोटे मालिक इतने गुस्से में क्यों थे। थोड़ी देर बाद बंटी ने सारे स्टाफ को अपने काम पर लगा दिया और फिर खुद भी किसी काम में वो लग गया, लेकिन उससे कोई काम नहीं हो पा रहा था।
काम करते करते वो सोचने लगा कि आज उसके पास दूसरा काम आ गया था। इसलिए वो आर्य के साथ रंधावा परिवार के घर तक नहीं जा पाया और इसी वजह से आज आर्य को घायल होकर लौटना पड़ा। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और जब आर्य राठौड़ रंधावा परिवार के घर जाएंगे तो उनके साथ वो लोग इस तरीके की बदसलूकी करेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि आर्य ने अपने दिमाग से काम लिया और सही सलामत बचकर अपने घर वापस आ गया, वरना शायद रंधावा परिवार के पास आर्य के लिए कोई दूसरा ही प्लान होता। अक्सर बंटी आर्य के साथ होता था, लेकिन आज मोंटी और शोंटी आर्य के साथ गए थे। वैसे तो उन दोनों का आर्य के साथ होने के बाद रंधावा परिवार की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आर्य को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सके, लेकिन इसके बावजूद भी आज आर्य घायल होकर अपने घर लौटा था। इसलिए उसका मोंटी और शोंटी पर तो गुस्सा करना तो लाजमी था, क्योंकि जब आर्य पर हमला हुआ वो दोनों कहीं थे ही नहीं। भले ही गलती उनकी रही हो या फिर किसी की, आर्य की इस हालत का जिम्मेदार कोई और ही क्यों ना हो, लेकिन आज मोंटी और शोंटी को माफ किए जाने वाला नहीं था। आर्य के ऑर्डर देने के थोड़ी ही देर बाद दो लड़के जिन्होंने ग्रे कलर के कपड़े पहने थे वहां हॉल के बाहर आकर खड़े हो गए। इससे पहले कि बंटी उन दोनों जुड़वा भाइयों को कुछ कह पाता, वो लोग पहले ही उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे कि वो उन्हें बचा ले। रोते रोते उन दोनों जुड़वा लड़कों ने एक ही सांस में बंटी से कहा, बड़े भाई हमें बचा लो। हमें नहीं पता कि छोटे मालिक हमें क्यों सजा देने वाले हैं, लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है। प्लीज आप उन्हें सजा देने से रोक लो। हमने जानबूझकर उनका साथ नहीं छोड़ा था, बल्कि हम तो उनके पीछे पीछे उनके साए की तरह जा रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर में वो आगे निकल गए और फिर पीछे रंधावा परिवार के नौकरों ने हमें उनके साथ नहीं जाने दिया और फिर उन लोगों ने हमें छोटे मालिक से दूर ले जाकर एक गार्डन में बिठा दिया। बंटी को उन दोनों भाइयों की बातों पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने उन दोनों भाइयों पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे यह सब नहीं सुनना और मैं ये सब सुनकर करूंगा भी क्या। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अंदर जाकर छोटे मालिक से कहो और उनको ये सारी बातें बताओ, क्योंकि मुझे बताकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। आर्य को साफ साफ सुनाई दे रहा था कि बाहर चल क्या रहा था और वो लड़के क्या बोल रहे थे, लेकिन फिर भी उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उन दोनों भाइयों को अब तक माफ करने का नहीं सोचा था। जब तक आर्य रंधावा परिवार के गार्डन में था तब भी वो दोनों नौकर उसके साथ खड़े थे, लेकिन आखिर में जाते जाते वो दोनों अचानक से गायब हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आर्य को वहां के माहौल को देखकर ऐसा नहीं लगा कि किसी ने जानबूझकर उन स्टाफ को आर्य से दूर किया हो। आर्य को महसूस हो रहा था कि वो दोनों नौकर जो कह रहे थे वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि अगर आर्य के सपने के हिसाब से देखा जाए तो वो दोनों नौकर अपने आप ही गायब हो गए थे और उनके साथ किसी ने कुछ गलत नहीं किया और ना ही उन्हें रोका गया था। उन लोगों की वजह से आर्य को चोट लग गई थी और बाद में उसे पता लगा कि वो दोनों नौकर ही गद्दार थे। आर्य को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो लोग चाहे उसे कुछ भी कहें। उसने ठान लिया था कि वो इन लोगों को माफ तो नहीं करेगा। अब आर्य उनकी बकवास सुन सुनकर थक गया था, इसलिए उसने चिल्लाते हुए
बंटी को ऑर्डर देकर कहा, उन दोनों को अंदर भेजो। जब आर्य के बुलाने के बाद भी वो लड़के अपने पैर बढ़ाने को तैयार नहीं थे, तभी उसने इशारा करके अपने 2 स्टाफ से उनको खींच कर लाने को कहा। जैसे ही मोंटी और शोंटी वहां हॉल में पहुंचे, उन लोगों ने देखा कि आर्य उनसे कई फीट दूर आराम से लेटा हुआ था। जब उन लोगों ने आर्य के गुस्से से घर्राते हुई आंखों को देखा तो वो लोग बहुत डर गए और फिर घुटनों पर बैठकर आर्य से अपनी गलती की माफी मांगने लगे। मोंटी और शोंटी ने अपनी गलती की एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए छोटे मालिक, हमारी कोई गलती नहीं है और ना ही हमारा इसके पीछे कोई प्लान था। हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है और किसी ने जानबूझकर हमें हॉल से दूर रखा था और गार्डन में बिठा रखा था, और ना हम आपको छोड़कर ऐसे नहीं जाते। मोंटी ने वही बात दोहराते हुए कहा जो उसने थोड़ी देर पहले बाहर कही थी। छोटे मालिक, हमें माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि हमने आपके दुश्मन के घर में जाकर जानबूझकर अकेला छोड़ा। असल में रंधावा परिवार के नौकरों ने हमें आपसे दूर कर दिया और फिर उन लोगों ने हमें गार्डन में बिठा दिया। अब शोंटी ने आर्य को बताते हुए कहा, जी मालिक, ऐसा ही हुआ था। हम तो बार बार आपके पास आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो उनके नौकरों ने जानबूझकर हमें उलझाए रखा और किसी को वहां पर हमारी जासूसी के लिए लगा रखा था ताकि हम वहां से खिल ना पाए। आर्य ने बड़े आराम से उन दोनों नौकरों से सवाल करते हुए कहा, तुम तो मेरे साथ ही थे, फिर वो लोग तुम्हें गार्डन की तरफ कब ले गए और किसने तुम्हें रोका था? उन लोगों ने तुम्हें रोकने के लिए कितने स्टाफ को बिठा रखा था और आखिर में तुम्हें कहां ले जाकर रखा था? नौकरों ने पूरी बात बताते हुए कहा, ये वही स्टाफ था जो कोर्ट में रुद्र के सबसे ज्यादा करीब था। उसने ही हमें रोका था और आपसे दूर किया था। आर्य ने उन नौकरों की बात सुनते हुए कहा, ठीक है। उसने आगे कहा, जब उन लोगों ने आपको कुछ पीने के लिए दिया तो हम लोग आपको रोकना चाहते थे कि ना पियो, लेकिन इससे पहले कि हम आपको इशारा कर पाते, उन लोगों ने हमें आपसे दूर कर दिया साहब। आर्य ने फिर से उन नौकरों की बात सुनते हुए कहा, अच्छा फिर? उस नौकर ने फिर कहा, फिर जब वो लोग आपको खाना खाने के लिए अंदर लेकर जा रहे थे, तब भी हम आपके पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन उन लोगों ने तब भी हमें रोककर आपसे दूर कर दिया। उन लोगों ने हमें अंदर जाने से रोका और जो अंदर के हॉल और कमरे थे उसके बाहर वाले दरवाजे तक ही में जाने की इजाजत थी और उन्होंने हमें ले जाकर गार्डन में बिठा दिया। क्या उन नौकरों पर आर्य का शक करना सही था या वो बेवजह ही परेशान हो रहा था? आखिर आर्य ने अचानक से नौकरों की पोजीशन में फेर बदल करने का क्यों सोचा? आखिर